Hello everyone, my name is Amjad Ali and you are watching my English channel Be the Best. My dear students, today we will discuss about the most important topic of English language, that is narration. आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन, और नरेशन का जो दूसरा नाम है वो है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये इसका और दूसरा नाम भी है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि भी नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, या डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ये सब इसी के नाम है। तो आज हम सीखेंगे कि नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ये एकदम रिवर्सिबल भी होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच अगर दी हुई हो तो डायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, हम सारे रूल समझेंगे और सिस्टमेटिक समझेंगे। ठीक है, और इजी लैंग्वेज में इजी एग्जाम्पल्स के साथ हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज की वीडियो देखने के बाद इसका कंफ्यूजन आपके माइंड से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आप भी एक प्रॉमिस करें मुझसे कि आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो कि स्किप कर करके देख रहे हैं, ठीक है, आगे इसको कट करके देख रहे हैं। इतनी जल्दी कट ना करें, बात को समझें, जब ही समझ में आएगा। ठीक है, चलिएगा तो शुरू करते हैं कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो देखिए, जब हम अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, जब हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं, तो यही एक बातचीत करने का हमारा एक ढंग है, इसी को हम नरेशन कहते हैं। जैसे मैंने श्याम से कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो मैंने उससे कन्वर्सेशन में क्वेश्चन पूछा ना, तो ये भी एक नरेशन है। ठीक है, तो याद रखना कि हमारी जो कन्वर्सेशन होती है या हमारी जो वार्तालाप होती है वही एक नरेशन होता है। ठीक है, अब बात आती है डायरेक्ट क्या है भाई। तो डायरेक्ट स्पीच का मीन्स होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी बात को सीधे सीधे कह देता है या अपने शब्दों में ही कह देता है, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच का मीन्स क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच का मीन्स होता है कि उसी बात को जब हम घुमा फिरा कर वही बात कहें लेकिन अपने शब्दों में कहें, ठीक है, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। यानी इसका मतलब ये है कि हमने जो बात सुनी किसी की और उसे अपने शब्दों में यानी अपने लहजे में दूसरों को बताया, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब भाई बात आती है कि ऐसा करते क्यों हैं। ठीक है, इसकी नीड क्या है, नीड मतलब इसकी ज़रूरत क्या है। तो देखिए, ज़रूरत है, पहले तो ज़रूरत यही है कि हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, कि हमारा ये क्लास आप जैसे 9th में एंट्री करते हैं वहीं से हमारे पीछे लग जाता है टॉपिक। क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर यानी कि 11th क्लास और ये 12th क्लास, और यहाँ तक कि कंपटीशन भी पीछा नहीं छोड़ता है ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आज इसे इजी लैंग्वेज में सीखेंगे और आज हम इसके पीछे पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पीछे रहता है, आज हम इसके पीछे पढ़ेंगे और इसको सीख के हटेंगे। ठीक है, तो देखिए नीड क्या है। पहली बात तो मैंने बताया कि एग्जाम की नीड है। दूसरा नीड ये है कि देखिए, हमें दूसरों की बातों को सुनकर हमें लोगों को ट्रांसफ़र करना आना चाहिए। ये एकदम बिल्कुल बेसिक एकदम टेक्निक है। ये बहुत एक अच्छी बात भी है कि हमें दूसरों की बात को सुनकर और अदर को डिलीवर करना आना चाहिए। ठीक है, अब सुनिएगा ये ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी ये है, पहले तो ये समझ लो कि ये हमारी रियल लाइफ से भी कनेक्टेड है। रियल लाइफ का मतलब हमारे वास्तविक जीवन से ही कनेक्ट है। ये एग्जाम से कनेक्ट नहीं है। कभी सोचो कि एग्जाम में आएगा उसको कर देंगे और बात खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये रियल लाइफ से भी कनेक्टेड है। जैसे सपोज दैट हमारे दादाजी ने कोई बात बताई हमारे पिताजी को, तो वो हमसे जब बताएंगे, यानी जब वो हमारे पापा जब हमसे अपने पापा की बात बताएंगे, तो वो अपने शब्दों में कहकर बताएंगे कि देखो वो ऐसे कहकर गए हैं। ये नहीं कहेंगे कि मैं ऐसे कह रहा हूँ, कहेंगे कि वो हमारे जो पिताजी थे वो ऐसे कह रहे हैं। तो ध्यान रखना, जब हम अपने शब्दों में मतलब दूसरों के मैसेज को डिलीवर करते हैं तो उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट बनाना। ठीक है, तो डिलीवर करोगे ना, कब तक ये आप किताबें लेके घूमते रहोगे। अरे रियल लाइफ में जब जाओगे, अपने समाज में जब जाओगे, तो दूसरों की बात को सुनकर डिलीवर करना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ से कनेक्टेड है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। सपोज दैट सॉरी, यू आर सेलेक्टेड इन एनी जॉब। आप किसी जॉब में सेलेक्टेड हो जाते हैं या हो जाएं, भाई कोशिश यही है कि हो जाएं हम। तो अगर आप वहाँ सेलेक्टेड हो गए तो और आपके जो सीनियर्स हैं आपकी मीटिंग ले रहे हैं, सपोज दैट आपकी मीटिंग ले रहे हैं सेलेक्ट होने के बाद, और आपसे वो कह रहे हैं कि देखिए हम ये चेंजेस चाहते हैं,
ये आपको करवाने हैं। तो आप उनकी बात को सुनकर अपने डिपार्टमेंट में, यानी अपने जो नीचे जूनियर हैं उनको ट्रांसफ़र करोगे, अपने शब्दों में कहोगे नहीं कि उन्होंने ऐसे कहा है। तो इसीलिए ये रियल लाइफ से कनेक्टेड है। हम बुक्स में ही लेकर नहीं घूमेंगे इसे, ये एग्जाम में लिखने से मात्र काम नहीं चलेगा, ये हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड है। आप बिल्कुल भी इससे इग्नोर ना करें और इसको आज ही सीखें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। तो रियल लाइफ से कनेक्टेड है और इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। एक वर्ड तो होता है कि इसकी नीड है और एक वर्ड होता है डायर नीड, ठीक है, DIRE। डायर मीन्स डायर नीड का मीन्स होता है एकदम भयंकर ज़रूरत है इसकी, ठीक है। तो इसको सीखते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। चलिएगा शुरू करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का मीन्स होता है, जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच का मीन्स होता है कि सीधी कही भी बात, जब कोई व्यक्ति अपनी बात को सीधे सीधे कह देता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा आई लाइक पूनम। क्या कह रहा है भाई? आई लाइक पूनम, मुझे पूनम पसंद है, ठीक है। तो ये वाली बात उसने अपने शब्दों में सीधे सीधे कह दी कि मुझे पूनम पसंद है। ये बात किसने कही है? ये बात रमेश ने कही है। किससे कही है? मुझसे कही है। तो ये जो वाक्य है ये डायरेक्ट स्पीच का, क्योंकि आई लाइक पूनम ये जो सेंटेंस है ये जो है सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर जो बोल रहा है या स्पीकर है उसने अपने शब्दों में ही कह दी। यानी कि कैसे पता चलेगा ये आई कौन है? ये आई जो है वो रमेश ही तो है यहाँ पर, कि मैं पूनम को पसंद करता हूँ, रमेश ही तो कह रहा, तो आई रमेश है। तो इसने अपनी बात को सीधे सीधे रख दिया है, इसीलिए हम इसे कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। चलिएगा अब मान लीजिएगा इस बात को सुनकर, इस बात को मैंने सुन लिया सपोज दैट, और ये बात मैंने जाकर गांव में कह दी या ये बात जाकर मैंने गली मोहल्ले में कह दी कि देखो भाई रमेश कह रहा था कि वो पूनम को पसंद करता है। ऐसी तो कहोगे कि वो पूनम को पसंद करता है, या ऐसे कहोगे मैं पूनम को पसंद करता हूँ, तो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है नहीं। तो याद रखना, जब हमने यहाँ कहा ना कि वो पूनम को पसंद करता है, तो मैंने ये बात को सुनकर आपकी कि रमेश ने मुझसे कहा कि मैं पूनम को पसंद करता हूँ, ये बात को सुनकर आपने गली मोहल्ले में जाकर कह दी, आपके या मुझसे पची नहीं या मैंने ही कह दी, तो आप कैसे, मतलब मैं कैसे कहूँ वहाँ पर कि रमेश ने मुझसे कहा था कि वो पूनम को पसंद करता है, ठीक है नहीं, या पूनम को पसंद करता था। तो इट मीन्स ये है कि यहाँ पर आई की जगह पर मैंने वो यूज किया, वो का मतलब ही यूज किया, ठीक है। तो ये जो मैंने जो बदलाव किया, कुछ चेंजेस किया, और यही चेंजेस को करना ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो कुछ क्लियर हुआ, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप बने रहें बस, ठीक है, हमारे साथ बने रहें। चलिएगा तो शुरू करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाते हैं। तो पहले तो आप यह जानें कि डायरेक्ट स्पीच जो वाक्य होता है उसकी आप कैसे पहचान करोगे एग्जाम में। तो याद रखना, कोमा और इन्वर्टेड कोमा, जिस सेंटेंस में ये कोमा, ध्यान दें इधर, जिस सेंटेंस में ये कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा जहां आपको मिल जाए, या जिस सेंटेंस में आपको मिल जाए, वो वाला वाक्य डायरेक्ट स्पीच का है। और डायरेक्ट स्पीच में ये जो बात होती है इसका नाम अलग है, और ये जो होता है इसका नाम, इस पार्ट का नाम अलग है। तो अभी आप ये बात तो क्लियर हुई कि जिसमें कोमा और इन्वर्टेड कोमा होता है कि ये उल्टे कोमे जैसा होता है, ठीक है, दो कोमे होते हैं ऐसे बंद हो जाते हैं, तो इसे इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखें कि इन्वर्टेड कोमा वाला वाक्य जो होता है वो बोली गई बात होती है। इसके दो पार्ट होते हैं। इसके कौन से दो पार्ट होते हैं? एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और जान लेते हैं दूसरा पार्ट, वो है रिपोर्टेड स्पीच। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड का मीन्स होता है कही गई। क्या होता है रिपोर्टेड का मीन्स? कही गई। और स्पीच का मतलब होता है भाषण। तो जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ वाक्य है वो है रिपोर्टेड स्पीच, यानी शॉर्टकट में लिखा है RS, यानी रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो इन्वर्टेड कोमा से, यानी कोमा से सेपरेट किया गया पार्ट है, ये है RV का मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब है ये। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ। चलिएगा अब आगे देखते हैं सॉरी, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि ऐसा मतलब इन दोनों में कौन सा पार्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, पार्ट दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादा कौन सा महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, शॉर्ट ट्रिक अब यही है, यही देख लें आप, ठीक है। तो इस RS को हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, RS
तो आरएस का मतलब क्या होता है, इसे हम रुपीज भी जानते हैं, रुपीज, ठीक है। रुपीज नहीं कहते हो कि आरएस कितने आरएस की है भैया, कितने रुपीज की है, तो कोई भी वस्तु जो है 40 रुपीज की है तो आरएस 40 रुपीज, ठीक है। तो ये जो आरएस हमने लिखा है तो ये इसे हम रुपीज कहते हैं, और रुपीज को हम देते हैं वैल्यू, याद रखना। अरे नहीं देते हो क्या भाई वैल्यू, है पैसे के लिए तो सारा कुछ कर ही रहे हो, ठीक है। नहीं तो पैसा जो है उसको हम वैल्यू देते हैं, तो याद रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में वैल्यू किसको देना है, ज्यादा तवज्जो किसको देना है, तो किसको देना है बताइए, इस वाले पार्ट को, यानी रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि इसी का नाम आरएस है, आरएस मीन्स रुपीज है। तो याद रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच में ज्यादा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसी के ऊपर सारा बेस्ड यानी सारा खेल होता है, ठीक है, सारा खेल इसी का ही है। तो अब अगर आपकी बात ये समझ में आ गई कि रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच में जो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य होगा उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में जो घिरा हुआ वाक्य होगा वो वाला वाक्य पर ही सारी मतलब जो है नरेशन टिका होता है, ठीक है। बस अगर आपने ये समझ लिया तो बस अब ये 5-6 तरह का है, आपको समझाना है, बस बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा सीखेंगे, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं भाई। चलिएगा, तो ये समझ में आ गया आपको कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। अब आगे चलते हैं, देखिए कि सॉरी 1 मिनट इससे मैं बना ही देता हूं। रमेश सेड टू मी, अगर आपके सामने लिखा ही है तो इसको बना भी देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि पता नहीं जब बन नहीं पाएगा क्या, तो किसे कैसे बनाएंगे इसको हम। तो ये वाला वाक्य तो डायरेक्ट स्पीच का है, ये तो आपको पता है, क्योंकि आपको बता दिया है कि इन्वर्टेड कॉमा वाला जो वाक्य होगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा वाला वाक्य डायरेक्ट स्पीच का होता है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, लेकिन मैंने अभी रूल्स नहीं बताया, अभी मैं सीधे ही बना रहा हूँ, ठीक है। अब सब चीज़ें क्लियर होंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो रमेश सेड टू को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, टोल्ड, आगे मी का मी, कॉमा के रिप्लेस करके दैट आएगा, और यहाँ आई क्या है बताइए, आई किसके लिए आया था भाई, रमेश के लिए। और रमेश को क्या कहेंगे, रमेश को कहेंगे हम ही। क्यों कहेंगे ही, क्योंकि हम रमेश को उठाकर यहाँ पर रमेश नहीं लिख सकते, क्योंकि रमेश के प्लेस पर आएगा फिर उसका प्रोनाउन। क्योंकि क्वालिटी ये है, या ग्रामर हमें ये बताता है, या खूबसूरती हमारी ये है ग्रामर की, वो ग्रामर हमें ये बताता है कि हमें एक बार हमें नेम यूज करना चाहिए, बाद में उसके बाद में अगर वो नाम या नाउन द्वारा यूज होता तो उसका प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है, कि प्रोनाउन ही नाउन के रिपीटिशन को रोकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आई का मतलब रमेश है तो रमेश ही नहीं उठा के रखेंगे, उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। तो ही आगे लाइक है तो लाइक का हम लिखेंगे लाइक्ड, आगे पूनम। अब ये क्यों चेंज हुआ, अब देखिए टेंस भी चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ। तो मैंने बताया था ना कि वो उसे पसंद करता है, वो की अंग्रेजी ही आ गई यहाँ पर। अब ये लाइक क्यों चेंज हुआ, लाइक का मीन्स होता है वर्ब चेंज हो गई, वर्ब का मीन्स होता है टाइम चेंज हो गया, ठीक है। टाइम क्यों चेंज हुआ, तो देखो टाइम लाइक का लाइक्ड हो गया, यानी फर्स्ट फॉर्म का सेकेंड फॉर्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम डायरेक्ट स्पीच में यानी पहले जो हुई भी बातें हैं, यानी पहले हुई भी बातों को हम प्रेजेंट में बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो इसीलिए हम उसके चेंजेस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि पास्ट को दिखाएंगे, बाद में पहले बोली थी, तो लाइक का लाइक्ड होगा, ठीक है। चलिए, और रूल से भी समझेंगे, आगे सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो चलिए पूनम का पूनमी, तो ये कुछ क्लियर हुआ हल्का फुल्का कि हाँ भाई यहाँ तक हम जो है क्लियर कर पा रहे हैं आपको। चलिएगा, तो ये जो डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है और ये हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाया है, तो आपको इजी लैंग्वेज में भी रूल्स रेगुलेशन से भी दोनों तरीके से सीखेंगे, आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट आपकी जो बातें हैं या फिर टीचिंग हमारी शुरू होती है। ये भी याद रखना, आरएस जो मैंने लिखा था, आरएस का मीन्स होता है रुपीज, और वैल्यू किसको देनी, आरएस को। आरएस का मीन्स यानी कि रिपोर्टेड स्पीच को ज़्यादा वैल्यू देनी है, उसी का सारा खेल है। चलिएगा, देखिए तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए 3 चेंजेस करने पड़ते हैं। 3 बदलाव हैं, वो कौन कौन से हैं 3 बदलाव, आज सीख लो, और आज सीखने के बाद आपको कन्फ्यूज़न कम होगा, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आप देखते जाएंगे सारा ही कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। फिर पहला है चेंज ऑफ पर्सन, पहला क्या है, चेंज ऑफ पर्सन को चेंज करेंगे, ये 3 चेंजेस होंगे देखिए। दूसरा है चेंज ऑफ टेंस, क्या है दूसरा, चेंज ऑफ टेंस, हम टेंस चेंज करेंगे। और जो थर्ड है हमारा वो है चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, क्या, चेंज ऑफ
अदर वर्ड्स। अब ये देखेंगे कि भाई ये लिखा क्या है, मैंने एकदम से बता दिया 3 चेंजेस क्या हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन, हम पर्सन को चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ टेंस, हम टेंस को चेंज करेंगे, ठीक है। टेंस जैसे प्रेजेंट का पास्ट है ना, टेंस पढ़े होंगे। टेंस को मैं लिखवाऊंगा नहीं, गारंटी आपको इतना आसान वे में आपको बताया जाएगा कि आप टेंस के रटने की जरूरत ही नहीं है कि प्रेजेंट टेंस है पास्ट टेंस है। इतनी शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताऊंगा कि आप बिल्कुल बने रहिएगा। नेक्स्ट है चेंज ऑफ अदर वर्ड, कुछ अदर वर्ड को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये 3 चेंजेस करने हैं। पहला पर्सन बदलना है, टेंस बदलना है, कुछ अदर वर्ड बदलने हैं, बस ये 3 चेंजेस करने हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आ गया। तो चलिए हम सीखते हैं चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है। ये है चेंज ऑफ पर्सन का टेबल, हम इसके अकॉर्डिंग पर्सन को चेंज करेंगे। ये बहुत इजी है, आप इसको समझ लें, बस बहुत इजी है। आप इसे देख लें जल्दी से कि पर्सन 3 होते हैं, ध्यान रखना 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन में आई और वी, और इसके सामने ये जो है 5 वर्ड का जो ग्रुप है ये सारा फर्स्ट पर्सन है। तो जहां जहां मैं फिंगर मूव कर रहा हूं ये फर्स्ट पर्सन है, देखिए ये सारे फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन यू और यू की फैमिली, यानी कि यहाँ पर यहाँ तक ये सेकंड पर्सन है। और बाकी ही, हिम और ये सारा जितना भी यहाँ पे फिंगर में कर रहा हूँ ये सब क्या है, ये सब थर्ड पर्सन है, ठीक है। चलिएगा अब इसे सीखते कैसे हैं आगे, और इसका बेस्ट यूज कैसे सीखेंगे कि इसमें देखिए आगे जो कॉलम आता है वो है सब्जेक्ट का। तो ये सारे जो वर्ड लिखे हैं ये सब अपने आप में सब्जेक्ट होते हैं। ये सारे जो वर्ड लिखे हैं नीचे, मी, अस, यू, हिम, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं सारे, और ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सारे। तो याद रखना ये सब इक्वल रैंक के हैं, इसलिए एक कॉलम में लिखे गए ये सारे इक्वल रैंक के हैं, ये सब इक्वल रैंक के हैं, ये भी इक्वल रैंक है, ये भी इक्वल रैंक है, ये भी इक्वल रैंक है। अब देखिए अगर हमें कहीं पर्सन चेंज करना है, वो भी बदलना है, हमें आई बदलना है। तो याद रखना जब हम आई को चेंज करेंगे यानी सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो इन्हीं में से एक सब्जेक्ट हम रखेंगे, ये चीज याद रखना आप, ठीक है। हम सब्जेक्ट बदलेंगे तो सब्जेक्ट में से ही कोई सा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बदल रहे हैं आई यानी सब्जेक्ट को हम उठा के रख दें अवर, ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि ये इक्वल रैंक का ही वहां पर आता है। अगर हम जैसा वर्ड हम वहां से हटाएंगे या चेंज करेंगे वैसा ही उसी कैटेगरी का, उसी रैंक का हम वर्ड वहां पर रिप्लेस करेंगे। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सेंटेंस का बैलेंस बनाना होता है, ठीक है। और बैलेंस जब भी बनता है जब हम उसी रैंक का ही यूज करते हैं, ठीक है। सपोज दैट अगर कहीं से टीचर चला जाए या आपके स्कूल से टीचर ही चला जाए तो वहां पर टीचर ही तो ला के रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे थोड़ी है कि वहां पर चपरासी को उठाकर काम करना शुरू कर दिया, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि वो रैंक इक्वल नहीं है इन दोनों की, चपरासी और टीचर्स की। तो देखिए कि सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट में से चेंज करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट ही आएगा इनमें से कोई सा। अभी बताएंगे क्या कौन सा आएगा, किसके अकॉर्डिंग कैसे आता है। और पजेसिव एडजेक्टिव यानी माई और या फिर इनमें से कोई सा हम चेंज करेंगे तो इनमें से ही यानी पजेसिव एडजेक्टिव में से ही कोई सा आएगा। तो याद रखना कि जितने भी आपके सामने ये कॉलम्स बने हुए हैं ये सब इक्वल रैंक के हैं। इनमें से अगर अवर हटेगा तो इनमें से ही कोई सा एक आएगा, मान लीजिएगा। अब देखिए आएगा कैसे, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग आएगा। मान लीजिए हमें माई को चेंज करना है, ठीक है, हमें माई को चेंज करना है सी के अकॉर्डिंग, तो सॉरी ही के अकॉर्डिंग, और ही के सामने और माई के नीचे क्या आएगा, ही जाएगा। तो जब भी कोई आपसे कहे कि माई को चेंज करिए ही के अकॉर्डिंग, तो माई के नीचे और ही के सामने देखिए क्या रखा है, हिज। तो जब माई को हटाकर हिज रखा तो आया तो इसी में से ही ना, तो इसीलिए याद रखिएगा कि आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, ठीक है। चलिएगा तो ये फर्स्ट पर्सन आपको याद रखना है, और अच्छे से आप यहां तक याद कर लें। फर्स्ट पर्सन ये मतलब आई, वी और यू, ये सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये जो 15 वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए एकदम आप इन्हें रट लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रटने से भी काम होता है, ठीक है, कोई ये ना समझे। ये बहुत सारे यूट्यूबर्स हमारे भाई ये बताए चले जा रहे हैं कि रटने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई बहुत सारी चीजें रटनी पड़ती हैं, नहीं रटनी पड़ती तो बताइए। आपने जो हिस्ट्री की है, ये सोशल साइंस में जो डेट्स होती हैं वो रट रखी नहीं रट रखी हैं, वो कौन सी समझ रखी है आपने, ठीक है। नहीं तो कुछ चीजें रटनी भी पड़ती है भाई, तो रटनी भी पड़ती है। तो उसके बाद और चीज मैं आपको एग्जाम्पल दूं, फ्रांसिस बेकन जो फेमस एसिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर में, तो आपने उनके बारे में आप कभी पढ़ा होगा, तो वो बताते हैं कि जो है चीजें, कुछ चीजें याद भी की जाती हैं और कुछ चीजें जो है मतलब रटनी भी पड़ती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी बताएंगे बाद में लिटरेचर को जब पढ़ाएंगे तो, क्योंकि अभी ज्यादा नहीं बता रहे, ज्यादा बताएंगे तो और ज्यादा मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा।
तो ये समझ में आ गया आपके। तो ये इक्वल रैंक का यूज होना चाहिए। तो 15 वर्ड्स जो है ये 15 वर्ड्स आपको हमेशा याद रखने हैं कि ये कहीं भी कोई आपसे पूछ ले कि अवर कौन सा पर्सन है, तो अवर फर्स्ट पर्सन है। कोई आपसे पूछ ले योर सर्विस कौन सा पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है। ठीक है, चलिएगा। थर्ड पर्सन ये सब है, ही का ऑब्जेक्ट हिम। फिर उसके बाद हमें कैसे याद करना है, इस ऐसे याद करना है कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। तो अस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी। ये एकदम रिवर्सिबल भी ऐसे भी याद करना है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, फिर ये याद करना है, ये जो वर्ड है ये पजेसिव का मीन्स होता है अधिकार की अंग्रेजी, यानी कि अधिकार या स्वामित्व। तो इसमें अपने शब्द की अंग्रेजी होती है। तो आई के अकॉर्डिंग अपने शब्द की अंग्रेजी क्या आएगी, माई। वी के अकॉर्डिंग अपने शब्द की अंग्रेजी क्या आएगी, अवर। यू के अकॉर्डिंग अपने शब्द की अंग्रेजी क्या आएगी, योर। तो ये सारे ऐसे भी आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आता है आई के अकॉर्डिंग जो पजेसिव प्रोनाउन आता है वो माइन आएगा। ठीक है, ये क्या होता है भाई, माई। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि माई माने मेरा और माइन माने भी मेरा होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए ये डिफरेंस कुछ नहीं है कि मतलब बहुत नॉर्मल सा डिफरेंस है कि माई का मीन्स तो होता है नॉर्मल में कहते हैं कि ये मेरा पेन है। मान लीजिए सपोज दैट अगर आपको मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा मार्कर है, तो मैं कैसे कहूंगा, दिस इज माई मार्कर। माई कहूंगा ना इसके लिए, दिस इज माई मार्कर, नॉर्मल मोड हो गया। लेकिन कोई ये मार्कर मुझसे लेकर मुझे ही कहे, मुझसे कहे कि नहीं नहीं सर ये मेरा मार्कर है, तो मैं उससे कैसे कहूंगा, उसे दबाव देने के साथ, अरे मेरा मार्कर है, तो उसके कहेंगे दिस मार्कर इज माइन। ठीक है, तो अपनी बात को दबाव देने के लिए सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, एम्फेटिक मोड के लिए आते हैं। ठीक है, आई मीन मेरा मतलब है कि एम्फेटिक मोड के लिए आते हैं। जैसे कहेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि दिस इज माई पेन या मार्कर, ये मेरा मार्कर है। ठीक है, और मैं कहूं कि नहीं नहीं, तो कोई कह रहा है कि नहीं सर मेरा है, तो वो कैसे कहेगा, दिस पेन या दिस मार्कर इज माइन। तो जहां पर ये वर्ड आएंगे माई को रिप्लेस करके माइन या अवर्स, अवर्स योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, तो ये सारे जो वर्ड आएंगे ये सब आएंगे एकदम एम्फेटिक मोड के लिए, यानी कि प्रेशर के साथ कहने के लिए। तो समझ में आता है कि दिस इज माई पेन, ये तो नॉर्मल में है कि ये मेरा पेन है। लेकिन मैं कहूँ कि ये पेन मेरा है, दबाव के साथ कहे, जोर के साथ कहे, तो कहेंगे दिस पेन इज माइन। आई थिंक ये तो आपकी समझ में आया होगा। चलिएगा, नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि हमें इसे कैसे चेंज करना होता है। ये मैंने आपको अभी बताया, क्लियर किया। आप इसे अच्छे से याद कर लें। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा चेंज ऑफ पर्सन का टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए इसमें एक और थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये क्या है, वन है। यहाँ वन का मतलब एक है क्या, वन का मीनिंग है एक नहीं है। यहाँ वन का मीन्स होता है प्रत्येक। ये कौन सा प्रत्येक है भाई, जैसे मैं कहूँ प्रत्येक को टाइम पर स्कूल जाना चाहिए, तो वन मस्ट गो टू स्कूल इन टाइम। ठीक है, तो वन का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो वन मस्ट सर्व वंस कंट्री। तो याद रखना वन के अकॉर्डिंग अपनी अंग्रेजी वंस आएगी। तो वन का यूज समझ में आया, तो ये आप इसका बेस्ट यूज याद करें भाई। इसमें याद करने की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फर्स्ट पर्सन याद कर ले कौन कौन से वर्ड है, और सेकंड पर्सन, बस। बाकी इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन याद हो गए ना, इन्हीं से काम हो जाएगा। ये 15 वर्ड्स आप किसी तरह से याद कर लें। कोई आपसे नींद में पूछे, ऐसे याद कर ले कि भाई आई कौन सा पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आई सब्जेक्ट मतलब आई क्या है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो क्या आई सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये दो बातें याद कर लें कि कौन सा पर्सन है और वो अपने रैंक क्या है, उसकी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पजेसिव है या रिफ्लेक्सिव है, वो सारी चीजें आप याद कर लें। बस दो बातें, दो तरीके से याद कर लें इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम बताएंगे चेंज ऑफ टेंस के बारे में। ठीक है।